तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए सभी लोग क्लास में और लिंक को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम आज से। तो दोस्तों आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में हिंदी साहित्य की जो चल रही है। चलिए शुरुआत कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आज का पहला प्रश्न है, ये लेखक कौन है? आंसर करें। मधुआ कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद या फिर यशपाल। बताइए जरा, मधुआ कहानी के लेखक कौन है? मधुआ किसकी कहानी है? आंसर करेंगे। मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो बिल्कुल जितने भी लोग जयशंकर प्रसाद आंसर कर रहे हैं एकदम सही है। मधुआ कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी, एकदम सही। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों की हमने बात की है क्योंकि ये नाटक कर रहे हैं, कहानी कर रहे हैं, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ये छायावादी, सबसे बड़ी बात की छायावादी युग के जो चार स्तंभ है, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा में, तो इनका नाम आता है प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं आप नोट कर लीजिएगा। छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका पूर्ण उपन्यास है। इसके अलावा नाटकों की बात करें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, आजाद शत्रु, आप इनकी ये सभी रचनाएं नोट करके रख लीजिएगा। और मधुआ कहानी भी हमें जयशंकर प्रसाद जी की याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा बच्चे। सारी रचनाएं तो जयशंकर प्रसाद जी की पढ़ लेते हैं, लेकिन मधुआ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है कि मधुआ रचना भी हमें जी की याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये पूछ लिएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मधुआ कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बोलगा से गंगा कहानी संग्रह किसका है? आंसर ये, बोलगा से गंगा कहानी संग्रह किसका है? जयनंद कुमार का, यशपाल का, राहुल सांकृत्यानंद का या फिर प्रेमचंद का। आंसर करिए जरा, बोलगा से गंगा कहानी संग्रह किसका है? जल्दी से आंसर करेंगे। हम बोलगा से गंगा की बात करें, जितनी भी घूमने वाली रचनाएं हुई हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी भ्रमण की रचनाएं हुई हैं, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जितनी भी भ्रमण की रचनाएं हुई हैं, सब जो योगदान दिया है वो राहुल सांकृत्यानंद जी ने दिया है। इनका जो जीवन था वो घुमक्कड़ के जैसा जीवन था इनका, इसलिए इन्होंने जो रचनाएं भी लिखी हैं वो घुमक्कड़ के आधार पर, घुमक्कड़ शास्त्र के ये रचयिता हैं राहुल सांकृत्यानंद। जो इंपॉर्टेंट बात आप है वो ये याद रखिएगा। पहली चीज तो वोल्गा से गंगा, यानी वोल्गा से गंगा के बारे में इन्होंने जो रचना लिखी है राहुल सांकृत्यानंद जी ने, वो भी इनकी एक भ्रमण के रूप में लिखी गई रचना है। इसके अलावा इन्होंने मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा नाम से भी एक रचना लिखी है। मेरी जीवन यात्रा, कहते नहीं है वह इंसान तो बड़ा घुमक्कड़ है, घुमक्कड़ मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमता रहता है, तो इसी प्रकार का जीवन राहुल सांकृत्यानंद जी का रहा है। घुमक्कड़ के पर आधारित इनका जीवन था और उस पर आधारित ही इन्होंने सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी हैं, तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। इसके अलावा मेरी जीवन यात्रा और मेरी लद्दाख यात्रा भी याद रखिएगा। मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा भी आप सभी लोग याद रखेंगे। और मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, जितनी भी यात्राओं की रचना है सब में आपको चेंज बस यहाँ पर कर लेना है। जब भी यहाँ पर बस चेंज होगा, जीवन यात्रा की जगह हो जाएगा, कौन सी यात्रा हो जाएगी? मेरी यूरोप यात्रा हो जाएगी। जीवन यात्रा की जगह हो जाएगी मेरी यूरोप यात्रा, इसी की जगह हो जाएगी मेरी लद्दाख यात्रा। ठीक है, मेरी लद्दाख यात्रा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर होगा। राहुल सांकृत्यानंद जी ने मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, बोलगा से गंगा और घुमक्कड़ शास्त्र भी इनकी एक रचना है। तो ये सभी रचनाएं आपको ध्यान में रखना है, माइंड में लेकर चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड पीछे हो गया। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? आंसर करिए। जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? सभी लोग आंसर करके बताएं, जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? अमरकांत जिंदगी और जोंक के लेखक हैं, एकदम सही आंसर आया है, सभी का आ रहा है। जिंदगी और जोंक के लेखक हैं अमरकांत जी। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताइए। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी? अब यहाँ पर देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। हिंदी की प्रथम कहानी, ध्यान रखना, इंदुमती है। इसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी। हमने कई बार आपको बार बार चर्चा की है, किशोरी लाल गोस्वामी जी इसके लेखक हैं। हिंदी की प्रथम कहानी है ये इंदुमती, हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे अगर हम बात करें कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया। हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये दोनों ही चीजें आप लोगों को कमेंट करके बतानी है, जल्दी से बताइए। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, नोट कर लेना, हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। बिल्कुल, क्या बात है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। तो ध्यान रखना, जो भी हमारे मित्र नए जुड़े हुए हैं, जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, वो जरूर ध्यान से सुनिए। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? अभी अभी बताया है प्रिंसी गांगवार ने, नॉलेज पावर ने, बिल्कुल सही बताया है, परीक्षा गुरु। कौन है?
परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास, इसके लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। अब अगर हम हिंदी के प्रथम नाटक की बात करें, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो ना से नाटक और ना से नहुस। नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है। इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास जी, ये भी याद रखिए, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी इसके लेखक हैं। अब हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत भी पूछ लेता है, तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत मतलब ऐसी रचना जो किसी यात्रा पर आधारित हो। तो यात्रा वृतांत मतलब यात्रा का वृत्तांत, कैसी रही यात्रा, क्या देखा, क्या किया, कहाँ गए, कहाँ घूमे, कहाँ रहे, क्या खाया, क्या पिया, सब कुछ, ये यात्रा वृत्तांत हो जाता है। तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा। कौन सा है? सरयू पार की यात्रा। ये किसकी है? तो ये है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, नोट कर लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत लिखा है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का 104 का आंसर हो जाएगा इंदुमती। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है भैया? आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, लेकिन इसमें हम कुछ चीजें यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि इंदुमती हमें पता है हिंदी की प्रथम कहानी है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, वो रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी बता देते हैं। नहीं भैया, ध्यान रखना, गौर से सुनिए, और जिनको नोट करना है नोट कर लीजिएगा। हिंदी की प्रथम कहानी तो हमारी इंदुमती ही है, किशोरी लाल गोस्वामी जी। लेकिन जो रानी केतकी की कहानी के पीछे कहानी देखकर हिंदी की प्रथम कहानी इसको बना देते हैं, वो ध्यान रखिए, ये हिंदी की प्रथम गद्य रचना है। गद्य रचना है। जब ये रचना लिखी गई थी तब गद्य में विधाएं नहीं होती थी, सिर्फ या तो रचना पद्य में होती थी या गद्य में होती थी। लेकिन भारतेंदु युग से गद्य को विधाओं में जन्म मिला। गद्य में विभिन्न प्रकार की विधाएं, नाटक, कहानियों का, उपन्यासों का जन्म भारतेंदु युग से हुआ है। लेकिन जो रानी केतकी की कहानी है वो भारतेंदु पूर्व युग की रचना है, ठीक है ना, भारतेंदु पूर्व युग की। तब विधाएं नहीं चलती थी, तब तो सिर्फ या तो रचना गद्य में होती थी या पद्य में होती थी। इसलिए कहते हैं कि हिंदी की प्रथम गद्य रचना है रानी केतकी की कहानी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है इंशा अल्लाह खान। कौन है? इंशा अल्लाह खान। इंशा अल्लाह खान आप नोट कर लीजिएगा, इसके लेखक हैं। और सबसे जरूरी बात क्या है कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम आपको रोज रिपीट इसलिए करवाते हैं ताकि रट जाए ये चीज। कितनी बार, लगभग 3-4 दिन जब से ये बात हुई है तब से डेली आपको इस पर चर्चा करवाई गई है। क्लियर है? मुंशी इंशा अल्लाह खां एकदम सही रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, और रानी केतकी की कहानी को ही इन्होंने दूसरा नाम दिया है उदयभान चरित। जैसे आपके घर में नाम टिट्टू, बंटू, सुट्टू, सोनटू और बबली, पिंटू जो भी होते होंगे, और स्कूल में आपका नाम किसी का आकाश, किसी का देवेंद्र, किसी का प्रिंसी, किसी का रविकांत, किसी का दीपक, इस प्रकार से जो नाम है, आदित्य, तो ये विद्यालय में थोड़े नाम अलग हो जाते हैं, घर में कुछ नाम अलग हो जाते हैं, एक व्यक्ति के 2 नाम हो जाते हैं। ऐसे ही एक रचना के 2 नाम है, रानी केत की कहानी और उदयभान चरित। क्लियर है? अगर क्लियर तो एक बार लाइक का थंब दिखा दीजिए अगर आप लोगों को क्लियर हो, या फिर कमेंट करके बता दीजिए कि सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनिए, आगे सुनिए। 11 वर्ष का समय, ये भैया 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, और बहुत ही अच्छी इसमें कहानी देखने को मिलती है 11 वर्ष का समय। अब हम बात कर रहे हैं 11 वर्ष का समय की, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और दुलाई वाली, ये एक इंपॉर्टेंट रचना है, इसकी लेखक है बंग महिला। कौन है? बंग महिला इसकी लेखिका है। और इनका नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष, याद रखिएगा, राजेंद्र बाला घोष इनका नाम है। इनको बंग महिला कहा जाता है। दुलाई वाली के जो लेखक है उनका नाम है राजेंद्र बाला घोष, ध्यान रखिएगा। इनका नाम तो है राजेंद्र बाला घोष, लेकिन इनको बंग महिला कहा जाता है। अब प्रश्न ये पूछ सकता है आपसे पेपर में, थोड़ा सा अगर टफ बनाएगा पेपर में, तो प्रश्न ये पूछ लेगा कि बंग महिला किसको कहा जाता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बंग महिला किसको कहा जाता है? तो बंग महिला कहा जाता है राजेंद्र बाला घोष को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? तो अभी हमने चर्चा की है 11 वर्ष का समय, यह एक कहानी है। किसकी कहानी है? रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी कहानी है भैया? 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। राजेंद्र बाला घोष की रचना तो है दुलाई वाली।
राजेंद्र बाला घोष की रचना है दुलाई वाली। इनको हम अभी बताया कि इनको बंग महिला कहा जाता है। क्लियर है। एक एक चीज दो दो तीन तीन बार क्यों बताते हैं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, आप लोगों को ये चीज यही क्लास में तैयार हो जाए। लेकिन नोट्स ये बता दीजिए कितने लोग नोट्स बना रहे हैं। जितने लोग बेसिक से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद का नोट्स तैयार रखें। पेपर में यही आपका एकमात्र सहारा है। मैं भी आपका एकमात्र सहारा बिल्कुल नहीं बन सकता पेपर के समय, क्योंकि अभी तो हम आपका सहारा बन सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स आपके काम आएंगे, इसके अलावा कोई भी काम नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी है बताइए। जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी है? परीक्षा गुरु, सेवा सदन, आकाशदीप या फिर प्रदीप? आंसर करें। तो हमने आपको बताया है कि छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, आजाद शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ और मधुआ कहानी भी याद रखिएगा। मधुआ कहानी भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी हो जाएगी? आकाशदीप हो जाएगी। क्लियर है, आकाशदीप हो जाएगी। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और अगर हम हिंदी प्रदीप की बात करें, हिंदी प्रदीप, प्रदीप नहीं हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? आंसर करिए, राजा भोज का सपना किसकी रचना है, इसके कथाकार कौन है? प्रश्न नंबर 108 के लिए सभी लोग आंसर करें। राजा भोज का सपना, तो राजा भोज का सपना किसकी है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा, इनके नाम में राजा जरूर लगा कर रखिए, क्योंकि ये हिंदी में साहित्य के अंतर्गत आने वाले दो राजाओं में से एक हैं। एक तो है राजा लक्ष्मण सिंह, एक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा भोज का सपना के कथाकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न नंबर 108 का यह आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या अभी भी आपको हो तो बिल्कुल तुरंत बताइए जरा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज का सपना के कथाकार हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि हमीर हट किस प्रकार की रचना है? आंसर करिए। निबंध है, कथा साहित्य है, आलोचना है या फिर इतिहास है? हमीर हट किस प्रकार की रचना है? निबंध है, कथा साहित्य है, आलोचना है या फिर इतिहास है? आंसर करेंगे। हमीर हट, दूसरी है हटी हमीर, दोनों ही रचनाएं नोट कर लीजिए। हमीर हट के लेखक हैं चंद्रशेखर कवि और हटी हमीर के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हमीर हटी किस प्रकार की रचना है? ये एक कथा साहित्य है। क्लियर है, यह एक कथा साहित्य है चंद्रशेखर कवि का हमीर हट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मधुआ की रचना विधा क्या है? अभी हमने चर्चा की है, मधुआ की रचना विधा क्या है। पहली बात तो आपको याद हो गया होगा कि मधुआ किसकी कहानी है। मधुआ किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की यह एक कहानी है। तो मधुआ की विधा क्या हो जाएगी? मधुआ एक कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। क्लियर है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? मधुआ की रचना विधा क्या है? तो मधुआ एक कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा लें। मधुआ पर भी और नमक का दरोगा पर भी, दोनों पर स्टार लगा लीजिए कि नमक का दरोगा के कहानीकार आपसे पूछे गए हैं। आंसर करिए, नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? तो नमक का दरोगा किसकी रचना है? पहली बात तो यह एक कहानी है और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। क्लियर है, मुंशी प्रेमचंद जी इसके लेखक हैं। निम्न में से कौन सी कहानी, प्रश्न नंबर 112, निम्न में से कौन सी कहानी भारतेंदु से पूर्व की है? तो देखिए अभी हमने चर्चा की है, आप लोगों से आराम से हुआ। उसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी जी ने हिंदी की प्रथम कहानी लिखी है जिसको हम इंदुमती कहते हैं। और 11 वर्ष का समय, ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और दुलाई वाली इसकी लेखिका है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, ये भी आपको बताया है। रानी केतकी की कहानी ये भारतेंदु से पूर्व की है। इसको हिंदी की प्रथम गद्य रचना माना जाता है, हिंदी की प्रथम गद्य रचना माना जाता है, इसको प्रथम गद्य रचना माना जाता है। लेकिन हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, जबकि हिंदी की प्रथम गद्य रचना है रानी केतकी की कहानी। इसके लेखक कौन है? इंशा अल्लाह खान। क्लियर है, इसके लेखक है इंशा अल्लाह खान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दुलाई वाली, तो आप लोगों को पता है राजेंद्र बाला घोष इसकी लेखक हैं और बंग महिला उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है पर्दा कहानी, इंपॉर्टेंट है। पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है बताइए?
पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 113 के लिए आंसर करेंगे, पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, शिवानी या फिर यशपाल? प्रश्न नंबर 113 के लिए सभी लोग आंसर करिए, पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? तो भाई देखो यहाँ पर अभी हमने जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी पर चर्चा की है और यशपाल इसके लेखक हो जाएंगे। पर्दा कहानी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? पर्दा कहानी के रचनाकार यशपाल हैं। क्लियर है? अभी तक कहानी, अभी तक रचनाएं, हर प्रकार की रचनाएं ऐसी चल रही हैं कि ज्यादा हमें डीप जाने की जरूरत ही नहीं है। हर प्रश्न का सीधा सीधा आंसर है। अगर आपको तैयार होगा, बनता होगा, तो बिल्कुल आप अपना 1 नंबर बिल्कुल पक्का कर लेंगे। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं हम, उतना ही ज्यादा हम उस चीज में महारत हासिल करते जाते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सल पर पड़त निशान। यानी कि अगर जब अभ्यास करते हैं ना बार बार, तो जो जड़ बुद्धि होता है वो भी सुजान, वो भी सफल हो जाता है, वो भी बहुत ही बुद्धिमान हो जाता है, सुजान अच्छा हो जाता है, जड़मत, ठीक है। तो यानी जो जड़ बुद्धि वाला होता है। और रसरी आवत जातते, यानी कि रसरी आवत जातते, एक रस्सी ऐसी है जो बार बार आती जाती रहती है, सल पर पड़त निशान। आपने कभी देखा है जब कुएं से पानी निकालते हैं, जो रस्सी होती है, जब वो उस पत्थर पर पानी निकालने में जो रस्सी बार बार ऊपर नीचे होती है, उस पर रगड़ पड़ती है पत्थर पर, तो वो रस्सी भी कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि पत्थर में भी निशान छोड़ देती है, क्योंकि बार बार वह अभ्यास हो रहा है। तो ये उस कहानी का, ये उस एक छोटे से दोहे का सार है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सल पर पड़त निशान। तो पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? यशपाल। जो भी रचना, जो भी कहानी आपको टफ लगती हो, उन पर स्टार लगा लीजिएगा, और जब आप उसका बार बार अभ्यास करेंगे, आप खुद में एक परिवर्तन कुछ ही दिनों में देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित है? हरकू नाम से एक पात्र हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है, यह किस कहानी से संबंधित है? अभी हमने मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी पढ़ी थी, नमक का दरोगा। एक और कहानी ध्यान रखिए, मुंशी प्रेमचंद जी की एक और कहानी नोट कर लेना, बलिदान। हरकू पात्र बलिदान कहानी से संबंधित है। ये कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, नोट कर लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है बलिदान, और एक और कहानी है नमक का दरोगा। 2 कहानियां अभी हमने मुंशी प्रेमचंद जी की चर्चा की हैं, और बलिदान कहानी में एक पात्र है जिसका नाम है हरकू। क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मधुआ कहानी के रचनाकार। देखिए आज ही यह प्रश्न तीसरी बार आ गया है। मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? तो मधुआ कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी है, मधुआ कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? आंसर करिए, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? क्या बात है, विकल्प सी आंसर कर रहे हैं, एकदम सही है, क्योंकि दुलाई वाली एक कहानी विधा की रचना है। दुलाई वाली एक कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं राजेंद्र बाला घोष। नोट कर लेना, इसके लेखक हैं राजेंद्र बाला घोष। और इनको क्या कहा जाता है भैया? इनको बंग महिला कहा जाता है। राजेंद्र बाला घोष को हिंदी साहित्य में बंग महिला की उपाधि दी गई है। तो प्रश्न अगर ये पूछ ले कल के दिन कि बंग महिला किसको कहा जाता है, तो आपको आंसर कर देना है राजेंद्र बाला घोष को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक हैं राजेंद्र बाला घोष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? अब हम निबंधों पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? प्रश्न नंबर 117 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा भाई, इस पर भी स्टार आपको लगा लेना है, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। क्लियर है? प्रश्न नंबर 117 का विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन है? ये भी अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। ये दोनों ही रचनाएं, अभी हमने शिक्षा का उद्देश्य की बात की है, और अब पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल, दोनों ही रचनाओं के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। नोट डाउन करके रख लीजिएगा, एक हेडिंग बनाइए, लिखिए डॉक्टर संपूर्णानंद की रचनाएं, नोट कर लीजिए शिक्षा का उद्देश्य, कॉमा लगाकर दूसरी रचना नोट कर लीजिए पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल। इस प्रकार से एक कॉलम बनाकर, जैसे भी कोई भी लेखक की बात होती है तो उसकी जितनी भी रचनाएं आपको पता है सबको एक साथ लिख लिया करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? बस आंसर करिए, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? बताइए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा भाई, पेपर में फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस प्रकार के प्रश्न आजकल पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ नए लेखक, जैसे कि जिनमें से नाम संपूर्णानंद का इंपॉर्टेंट हो जाता है,
और आपसे धर्मवीर भारती की रचनाएं पूछ ली जाती हैं, मोहन राकेश की रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, और हरिशंकर परसाई हरिऔध जी की रचनाएं पूछी जाती हैं, अज्ञे जी की रचनाएं पूछी जाती हैं, राम कुमार वर्मा की रचनाएं। तो आजकल पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई हो जाएंगे, बिल्कुल विकल्प सी हो जाएगा हरिशंकर परसाई। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? आंसर करिए। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? सभी लोग आंसर करके बताएं। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गेहूं किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि गेहूं बनाम गुलाब लिखा किसने है। तो ध्यान रखना, गेहूं बनाम गुलाब लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। राम वृक्ष बेनीपुरी का ये निबंध है। क्लियर है? राम वृक्ष बेनीपुरी का यह एक निबंध है, ये आपको नोट कर लेना है बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात क्या है कि यहाँ पर दो प्रश्न पूछ सकता है, कि वो पूछ सकते हैं कि आपसे कि गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है, या फिर गेहूं के लिए भी पूछ सकता है। दोनों ही चीजें पूछ सकती हैं। तो अगर गुलाब के लिए पूछता है तो ध्यान रखिएगा, गुलाब सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। कौन? गुलाब। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है, यानी सांस्कृतिक प्रगति को दर्शाया है गुलाब ने। और अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं ने भौतिक, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक गुलाब के बारे में पूछा जा चुका है, गेहूं के बारे में नहीं पूछा गया है। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में गेहूं के बारे में पूछ ले। तो गेहूं जो है वो भौतिक आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का द्योतक है। ध्यान रखिएगा, भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का द्योतक है। राजनैतिक प्रगति का द्योतक है। क्लियर है? राजनैतिक प्रगति का द्योतक है। तो गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? सांस्कृतिक प्रगति का। और गेहूं भौतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति का द्योतक है। यानी कि द्योतक मतलब प्रतीक होना, दर्शाया है उसने इस चीज को। गेहूं ने दर्शाया है आर्थिक, भौतिक और राजनीतिक प्रगति को, और गुलाब ने दर्शाया है सांस्कृतिक प्रगति को। और गेहूं बनाम गुलाब के लेखक कौन है? तो इसके जो ये निबंध है इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ही है, राम वृक्ष बेनीपुरी। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक प्रगति। चलिए, क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि बेईमानी की परत के रचनाकार कौन है? आंसर करिए, बेईमान की परत के रचनाकार कौन है, या फिर कह दें कि बेईमानी की परत के रचनाकार कौन है? बताइए। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर होंगे, हरिशंकर परसाई होंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी होंगे, या फिर मोहन राकेश होंगे? तो बेईमान की परत के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो बेईमान की परत के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी। क्लियर है? हरिशंकर परसाई जी। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जब हरिशंकर परसाई जी की चर्चा हुई है, प्रश्न नंबर 121 का आंसर हरिशंकर परसाई बेईमान की परत। तो अगर हम हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं की यहाँ पर चर्चा करें, कुछ रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से और फंस जाती हैं, आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी की निंदा रस, कल हमने इस पर चर्चा की थी, कल इस रचना पर चर्चा कर चुके हैं, निंदा रस। अभी अभी हमने आपको बताया बेईमान की परत। ये दोनों ही रचनाएं आप याद रखिएगा। क्लियर है? दोनों ही रचनाएं नोट करके रख लेना, निंदा रस, बेईमान की परत, तट की खोज। तीनों ही रचनाएं स्टार लगा लेना, हरिशंकर परसाई जी की बार बार पूछी जाती हैं ये तीनों रचनाएं। निंदा रस, बेईमान की परत और तट की खोज हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्ध रचनाओं में आती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य रचनाएं जो पूछी जा सकती हैं वो भी नोट कर लीजिए। रानी नागफनी की कहानी, जैसे उनके दिन फिरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि में, मुझे लगता है कि अगर फंसेगा तो इस प्रकार का प्रश्न, इस पर स्टार लगा लीजिए, फंस सकता है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र और भूत के पांव पीछे। तो शुरू की तीन रचनाएं इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग कम से कम, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, कम से कम 10 बार ये रचनाएं पूछी गई हैं। या तो निंदा रस पूछी जा सकती है, बेईमान की परत, तट की खोज। पिछले यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में ये रचनाएं बार बार पूछी गई हैं, इसलिए इन पर तो आप बिल्कुल स्टार लगाकर रख लीजिएगा। और कुछ रचनाएं जो हमने अभी बताई हैं, रानी नागफनी की कहानी इंपॉर्टेंट है, जैसे उनके दिन फिरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस पर जरूर स्टार लगा लीजिएगा, और भूत के पांव पीछे। हरिशंकर
हरिशंकर परसाई जी की सारी रचनाएं आप नोट करके रख लीजिएगा, जिनको नहीं पता है, और जिनको पता भी है वो अपना रिवीजन जरूर करते चले। अगला प्रश्न है, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य के निबंध के लेखक कौन है? दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक कौन है? सरदारपुर सिंह, राय कृष्णदास, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। आंसर करिए, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक कौन है? दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक कौन है? सरदारपुर सिंह, राय कृष्णदास, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो देखिए, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। क्लियर है? दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रश्न नंबर 122 का विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत हो आपको, कोई समस्या, कोई परेशानी हो, बताइए जरा कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अभी हमने राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में, गेहूं और गुलाब पर चर्चा की थी। इसके अलावा हमने हरिशंकर परसाई जी के रचनाओं पर चर्चा की है। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का निबंध है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? आंसर करिए। प्रश्न नंबर 123 में आपसे पूछा गया है कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद होंगे, भगवती चरण वर्मा होंगे, शिव प्रसाद सिंह होंगे या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल होंगे। आंसर करिए, कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? स्पीड में थोड़ा सा आंसर करते जाएंगे। तो अगर हम कल्प वृक्ष की बात करें, ध्यान रखिएगा, कल्प वृक्ष के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? कल्प वृक्ष के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और जब वासुदेव शरण अग्रवाल जी की बात हो रही है तो इनकी कुछ रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। ज्यादा रचनाएं नहीं है, लेकिन जितनी भी रचनाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में फंसती हैं, तो इन पर भी आप एक स्टार लगा लीजिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल की जो जो रचनाएं हम बता रहे हैं, अभी हमने चर्चा की कल्प वृक्ष, इसके अलावा पृथ्वी पुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप भी नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका पूछा गया है। पुराने जो पेपर हुए हैं उनमें राष्ट्र का स्वरूप, पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष और कला और संस्कृति, ये चौथी रचना है। तो चार ही रचनाएं आपको वासुदेव शरण अग्रवाल की मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखनी है। और कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, राष्ट्र का स्वरूप, कला और संस्कृति, ये चारों ही रचनाएं आपकी पिछले वर्ष में यूपी बोर्ड कक्षा 12 के पेपर में पूछी गई हैं, इसलिए आपको ये नोट डाउन करना अति आवश्यक है। कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, राष्ट्र का स्वरूप और चौथी रचना है कला और संस्कृति। क्लियर है? सभी लोग नोट करेंगे ना? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? चलिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, आंसर करिए। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, राहुल सांकृत्यानंद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो देखिए, अगर हम बात करें, जहां पर भी आपको ये घुमक्कड़ शब्द दिख जाए ना, 99% समझिएगा, 99% चांसेस हैं कि उस रचना के लेखक आपके हो जाएंगे राहुल सांकृत्यानंद। क्लियर है? उस रचना के लेखक हो जाएंगे राहुल सांकृत्यानंद। या ये ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 99%। यदि कोई ऐसी रचना आपने पढ़ी है जिसके लेखक आपको पता है तो वो बात अलग है, लेकिन यदि एग्जाम में कोई भी रचना इस प्रकार की आती है जिसमें आपको घुमक्कड़ शब्द दिख रहा है, आप आंख मूंद कर आंसर, यदि विकल्प में राहुल सांकृत्यानंद है तो कराइएगा। पूरे चांस है, 99% चांस है कि आपका वो प्रश्न एकदम सही हो जाएगा। ठीक है? ये तो हो गई अपनी ट्रिक राहुल सांकृत्यानंद जी के बारे में। क्यों भाई, क्यों ऐसा है? क्योंकि राहुल सांकृत्यानंद का पूरा जीवन घुमक्कड़ पर आधारित था। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र लिखी, इन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखी, इन्होंने इसके अलावा इन्होंने घुमक्कड़ स्वामी लिखी। तो इस प्रकार की रचनाएं, घुमक्कड़ नामक रचनाएं इन्होंने बहुत ज्यादा लिखी हैं। राहुल सांकृत्यानंद जी की आइए कुछ रचनाओं पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में फंस जाती हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितने भी बच्चे हमारे लाइव हैं, आप एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी लिखी हुई है राहुल सांकृत्यानंद जी की रचनाएं, और सारी की सारी रचनाओं में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं ये कहीं ना जहां भी जाते थे, घूमने जाते थे, उस पर आधारित ये रचनाएं लिख लेते थे। सारी की सारी रचनाएं इनकी घूमने पर ही आधारित हैं। तो अब हम बात करें तो कौन सी रचना, कल हमने वोल्गा से गंगा पर चर्चा की थी। जिन्होंने कल की क्लास देखी होगी उनको पता होगा, कल हमने वोल्गा से गंगा नामक रचना पर राहुल सांकृत्यानंद जी की बताया था आपको कि वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यानंद जी की रचना है। इसके अलावा इन्होंने मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, ये सभी रचनाएं लिख लीजिए। मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, ये रचनाएं इन्होंने लिखी है। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा है, रूस में 25 मास, यानी रूस में
25 महीनों की कहानी लिखी है, रूस में 25 मास और तिब्बत में 1.25 वर्ष। ये रचनाएं भी नोट कर लीजिएगा, तिब्बत में 1.25 वर्ष की कहानी लिखी है। यानी ये इन्होंने किसी ना किसी स्थान, किसी ना किसी देश, किसी ना किसी राज्य के बारे में, किसी ना किसी शहर के बारे में इन्होंने रचनाएं लिख दी हैं। और क्योंकि ये घूमा करते थे तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने लिखी है एक रचना किन्नर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये हमारा प्रश्न है, इसका आंसर क्या है? राहुल संकृत्यानंद। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र भी लिखा है, ध्यान रखिएगा, घुमक्कड़ शास्त्र भी इन्होंने लिखा है। मेरी तिब्बत यात्रा बता दिया आपको, तिब्बत में 1.25 वर्ष इनकी रचना है। इसके अलावा इन्होंने लिखी है चीन में क्या देखा, इस पर आधारित भी इन्होंने एक रचना लिख दी है। और घुमक्कड़ स्वामी अभी बताया। और 2 रचनाएं जो इनकी थोड़ी सी अलग हैं, उनमें नाम आ जाता है सतमी के बच्चे और कनेला की कथा। दोनों ही नोट कर लीजिएगा, सतमी के बच्चे और कनेला की कथा। तो राहुल संकृत्यानंद जी की एक प्रकार से कहें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनमें से 5 से 6 रचनाएं ऐसी हैं जो बार बार पूछी गई हैं। इनमें से ये और किन्नर प्रदेश में अठातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, मेरी तिब्बत यात्रा, ये रचना और घुमक्कड़ स्वामी, ये रचनाएं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी गई हैं। एक और रचना लिख लीजिएगा, घुमक्कड़ शास्त्र भी राहुल संकृत्यानंद जी की है। क्लियर है दोस्तों? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। राहुल संकृत्यानंद जी की आपको लगभग सारी की सारी रचनाएं हमने नोट डाउन करवा दी हैं और उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? आंसर करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? आंसर करके बताइए, बताइए जरा। ऐतिहासिक निबंध कहलाते हैं, मनोवैज्ञानिकी निबंध कहलाते हैं, ललित निबंध कहलाते हैं, या फिर वस्तु प्रधान निबंध? तो देखिए, अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो ये एक ललित निबंधकार हुए हैं। इनके निबंध ललित निबंधों की श्रेणी में आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध ललित निबंधों की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है? अब जब निबंधकार की बात हो रही, ललित निबंधकारों की बात हो रही है, तो चलिए आइए जान लेते हैं कि हिंदी में कौन से ऐसे निबंधकार हुए हैं जो ललित निबंधकार कहलाए हैं। तो हिंदी के ललित निबंधकारों की आइए हम बात कर लेते हैं। तो हिंदी में जो ललित निबंधकार हुए हैं वो कौन कौन है? तो 3 ललित निबंधकार हिंदी में प्रसिद्ध हैं। पहले हैं विद्यानिवास मिश्र, दूसरे हैं कुबेर नाथ रॉय और तीसरे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तीनों ही हमारे हिंदी के ललित निबंधकार हुए हैं। तो विद्यानिवास मिश्र का एक ललित निबंध है चितवन की छाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। पूछा जाता है कि चितवन की छाए किस प्रकार का निबंध है? तो चितवन की छाए ललित निबंध है, विद्यानिवास मिश्र जी ने इसकी रचना की है। अगले हैं कुबेर नाथ रॉय, इन्होंने 2 ललित निबंध इनके जो प्रसिद्ध हैं, प्रिय नीलकंठी और कामधेनु। प्रिय नीलकंठी और कामधेनु नोट कर लीजिएगा। विद्यानिवास मिश्र का चितवन की छाए ललित निबंध है, इसको नोट कर लीजिएगा। और कुबेर नाथ रॉय का प्रिय नीलकंठी और कामधेनु भी आप नोट कर लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल ललित निबंध की श्रेणी में आता है। उम्मीद है तीनों ही चीजें, विद्यानिवास मिश्र की रचना चितवन की छाए, कुबेर नाथ राय की रचना प्रिय नीलकंठी और कामधेनु, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अशोक के फूल आप नोट कर लीजिएगा। ये ललित निबंधकार हुए हैं 3 हिंदी साहित्य में और तीनों की रचनाएं भी आपके सामने हैं, बस आपको नोट करके रख लेना है। आगे बढ़ते हैं जी। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? तो हमने कल ही बताया था कि जो गुलाब है वो आपका सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है और गेहूं आपका भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का द्योतक है। ये चीज हम आपके लिए लिख कर भी आपके लिए सामने प्रस्तुत कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम गेहूं बनाम गुलाब की बात करें तो गेहूं बनाम गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, इसको भी नोट करिएगा। और गेहूं बनाम गुलाब में जो गेहूं है वो भौतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति का द्योतक है, जबकि गुलाब सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। अभी तक क्या हुआ है कि एग्जाम में गुलाब के बारे में 2-3 बार पूछा गया है लेकिन गेहूं के बारे में नहीं पूछा गया है। तो हो सकता है कि आने वाले सालों में या इस साल या अगले साल गेहूं से संबंधित प्रश्न भी पूछ ले कि गेहूं किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है। तो गेहूं भौतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति का द्योतक है। आप सभी लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 127 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 127 पूछा गया कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? बताइए। राष्ट्र का स्वरूप अभी हमने आपको बताया था, अभी जब हमने प्रश्न नंबर 127 का आंसर करिए। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक जब हमने अभी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएं आपको बताई हैं, उसमें हमने आपको कल्प वृक्ष, पृथ्वीपुत्र, राष्ट्र का स्वरूप और कला और संस्कृति ये रचनाएं बताई हैं। तो विकल्प का हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 127 का विकल्प का वासुदेव शरण अग्रवाल हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र ने किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे हैं? तो देखिए, अभी हमने जब ललित निबंधकारों की बात की है वहां पर हमने आपको बिल्कुल तुरंत के तुरंत थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ रॉय और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये ललित निबंधकार हुए हैं। ललित निबंध की श्रेणी में इनके निबंध आते हैं। विकल्प ए आंसर हो जाएगा
और विद्या निवास मिश्र का चितवन की छाह याद रखिएगा। विद्या निवास मिश्र का ललित निबंध कौन सा है? चितवन की छाह। और कुबेरनाथ राय का याद रखिएगा प्रिय नीलकंठी, और एक और है कामधेनु। ये दोनों कुबेरनाथ राय के ललित निबंध हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल आपको तो याद ही है, वो तो आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? निबंध विधा का सर्वाधिक विकास कब हुआ? तो ये प्रश्न भी थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा एक प्रकार से घुमाने वाला प्रश्न है। आपसे ये पूछा है कि सर्वाधिक विकास कब हुआ है। ध्यान रखिए, दो प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। एक बन जाता है कि निबंध विधा का आरंभ कब से हुआ है, और एक बन जाता है सर्वाधिक विकास कब से हुआ है। तो आइए, हमें कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं ध्यान दीजिए। एक प्रश्न बनेगा निबंध रचना का आरंभ कब से हुआ। तो अगर निबंध रचना के आरंभ की बात करें तो आरंभ तो भारतेंदु युग में हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं भारतेंदु युग से गद्य में विभिन्न प्रकार की विधाओं का जन्म हुआ। नाटक का, कहानी का, निबंध का, विभिन्न प्रकार की विधाओं का जन्म भारतेंदु युग से हुआ है। यात्रा वृतांत नाम की विधा का भी, क्योंकि भारतेंदु जी ने सरयू पार की यात्रा, प्रथम यात्रा वृतांत भी लिखा है। तो निबंध रचना का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ है। लेकिन निबंध विधा का जो सर्वाधिक विकास है, यानी जो निबंध विधा है उसका सर्वाधिक विकास, सबसे ज्यादा तीव्रता कहां मिली, सबसे ज्यादा चरम पर कहां पहुंच गया? तो छायावाद युग में। प्रसाद पंत, निराला वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत सारे निबंधकार हुए हैं जिन्होंने छायावादी युग में निबंधों की बेजोड़ बहुत सारी रचनाएं लिख दी। इतना ज्यादा लिख दी कि निबंध का सर्वाधिक विकास इस युग में मान लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, जब आरंभ पूछे, निबंध रचना का आरंभ, प्रारंभ, शुरुआत कब से हुई? तो भारतेंदु युग से। और निबंध विधा का, निबंध रचनाओं का सर्वाधिक विकास कब से? तो छायावादी युग में। क्लियर है? डाउट आप लोगों को अगर किसी को भी हो तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 130 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 129 का आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक विकास कब हुआ? प्रश्न नंबर 129, तो छायावाद युग में। छायावाद युग में सर्वाधिक विकास हुआ है निबंध विधा का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निबंध शब्द के अंग्रेजी पर्याय ऐसे, ESSAY, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? ये पूछा गया है। निबंध शब्द के अंग्रेजी पर्याय शब्द ऐसे का अर्थ क्या है? प्रबंध है, या फिर इसको हम प्रयास करना भी कह सकते हैं। तो दोनों ही चीज याद रखिएगा। वैसे सटीक उत्तर प्रबंध है, बट अगर प्रयास करना भी लिखा है तो भी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 का विकल्प सी वैसे सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? छायावाद, भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी, अज्ञे, या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट तो आप लोग अच्छे से जानते हैं भाई, बालकृष्ण भट्ट तो एकदम क्लियर है, आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं। 131 का आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, विकल्प बी। नोट करके रख लीजिए, थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा क्योंकि नेट की वजह से हमारे 2-3 प्रश्न गैप हो गए, 2-3 प्रश्न हमारे पीछे हो गए हैं हम समय के हिसाब से। तो प्रश्न नंबर 131 का आंसर हो जाएगा विकल्प बी, नंद दुलारे वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? प्रश्न नंबर 132 के लिए आंसर करिए, निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? अब हमने अभी बताया आपको, निबंध रचना की अगर आरंभ की बात करें तो आंसर होगा भारतेंदु युग, और निबंध रचना का सर्वाधिक विकास किस में हुआ? तो छायावादी युग होगा। क्लियर है? अभी हमने आपका डाउट क्लियर कराया था। निबंध रचना का आरंभ भारतेंदु युग से, और सर्वाधिक विकास कब हुआ? छायावादी युग में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? प्रश्न नंबर 133 के लिए आंसर करिए। प्रश्न नंबर 133 के लिए आंसर करिए, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? और अभी हमने कल की ही क्लास में आपको बताया था शिक्षा का उद्देश्य, और एक रचना और थी, किसकी चर्चा की थी? पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल की भी चर्चा की थी। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल, इस पर भी चर्चा हुई है भाई, कल ही चर्चा हुई है। आप दोनों ही ये निबंध नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल और शिक्षा का उद्देश्य, इन दोनों के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। दोनों ही निबंधों के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, चाहे शिक्षा का उद्देश्य हो या फिर पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल। डॉक्टर संपूर्णानंद। प्रश्न नंबर 133, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो अब निबंध संग्रह पूछा गया है कि ऐसा कौन सा निबंध संग्रह है जिसके अंदर
शिक्षा का उद्देश्य निबंध संकलित है। और निबंध संग्रह हमने आपको बताया है कि निबंध संग्रह के अंतर्गत बहुत सारे निबंधों का संग्रह रखा जाता है। संपूर्णानंद जी ने 5-6 निबंध लिखे होंगे, उन निबंधों को एक ही जगह पर उपस्थित करके उनका संग्रह बनाकर एक संग्रह बना दिया होगा। इस प्रकार से निबंध संग्रह विधा का जन्म होता है। निबंधों के संग्रह को ही निबंध संग्रह कहा जाता है। तो उनमें से एक निबंध है शिक्षा का उद्देश्य। पूछ रहे हैं कि किस निबंध संग्रह के अंतर्गत संकलित है। प्रश्न नंबर 134 का विकल्प का सही हो जाएगा, भाषा शक्ति। बिल्कुल, शिक्षा का उद्देश्य यह भाषा शक्ति निबंध संग्रह में संकलित है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सच्ची वीरता के निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। प्रश्न नंबर 135 का विकल्प डी। प्रश्न नंबर 135 का विकल्प डी सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है सच्ची वीरता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग्य का एक अच्छा उदाहरण है। तो किस निबंध में व्यंग्य किया गया है, बताइए। किस निबंध में व्यंग्य किया गया है, बताइए जरा। तो हरिशंकर परसाई जी की एक रचना है, एक निबंध है, और नाम से भी पता चलता है। व्यंग मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी का मजाक उड़ाना। निंदा रस, निंदा रस व्यंग का एक अच्छा उदाहरण है। प्रश्न नंबर 136 का विकल्प सी हो जाएगा। निंदा रस व्यंग का एक अच्छा उदाहरण है, हमने आपको बताया है। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी, नोट कर लीजिएगा। हरिशंकर परसाई जी इसके लेखक हैं। तो निंदा रस व्यंग का एक अच्छा उदाहरण है। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हमने आज आपको बताया है हरिशंकर परसाई जी के कौन कौन से बताए, निंदा रस, बेईमानी की परत, तट की खोज, ये इंपॉर्टेंट हमने आपके बताए थे। हरिशंकर परसाई जी के प्रमुख निबंध बताए थे, वो सभी आप नोट करके रख लीजिएगा। उनमें से निंदा रस व्यंग का एक अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है 137 के लिए आंसर करिए। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हिंट देंगे कि ये बहुत ही घुमक्कड़ टाइप के व्यक्ति थे, यहां से वहां घूमते रहे और रचनाएं लिखते रहे। केदारनाथ पांडे इनका वास्तविक नाम था। बाद में इनका नाम क्या पड़ गया, इनका नाम राहुल संकृत्यानंद, इनको जाना जाने लगा राहुल संकृत्यानंद के नाम से। वैसे इनका नाम केदारनाथ पांडे इनका वास्तविक नाम है, केदारनाथ पांडे। प्रश्न नंबर 137 केदारनाथ पांडे। तो राहुल संकृत्यानंद जी का वास्तविक नाम क्या है, केदारनाथ पांडे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है। अब निबंध की बात हो रही है, तो बताइए जरा। गेहूं बनाम गुलाब, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही तो आप जानते ही अमृत राय है के लेखक, अमृत राय इसके लेखक है। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है और प्रेमचंद जी पर लिखी गई जीवनी है, ये निबंध नहीं है। मैला आंचल, मैला आंचल के लेखक कौन है, फरीश्वर नाथ रेणु है, आप लोग जानते हैं। तो कौन सी रचना निबंध है, अभी हमने बात की थी गेहूं बनाम गुलाब, रामरक्ष बेनीपुरी जी का निबंध है, जिसमें गुलाब सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है और गेहूं भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का द्योतक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है 139 के लिए, थोड़ा सा स्पीड में हम खत्म करते हैं क्लास को, आज के प्रश्नों को। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है। तो द्विवेदी युग के निबंधकारों में बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल नहीं होंगे। महादेवी वर्मा छायावाद युग की है, बिल्कुल नहीं होंगी। रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कौन हो जाएंगे भाई, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। प्रश्न नंबर 139 का विकल्प डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 का विकल्प डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। क्लियर है। प्रश्न नंबर 139 का विकल्प डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निंदा रस निबंध के रचनाकार, तो अभी हमने आपको बताया निंदा रस व्यंग्य का एक अच्छा उदाहरण है। इसके लेखक कौन है, निंदा रस के लेखक कौन है, तो विकल्प सी हरिशंकर परसाई, बिल्कुल। इसके अलावा तट की खोज, बेईमानी की परत, दोनों ही रचनाएं भी याद रखिएगा हरिशंकर परसाई जी की। और जितनी भी आज आपको बताई हैं, रानी नागफनी की कहानी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, भूत के पांव पीछे और जैसे उनके दिन फिरे, ये हरिशंकर परसाई जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं आप सभी नोट करके रख लीजिएगा, हमने आपको बताया है। और हमने आपसे ये भी कहा था कि स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, लिख लीजिएगा बाद में, लेकिन लिख जरूर लेना और रिवीजन जरूर कर लेना इन रचनाओं का। तो निंदा रस हरिशंकर परसाई जी की का निबंध है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हम आप लोग से यही चाहते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट बस मिलता रहे बस, और आप लोग तैयारी करते रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।